नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 विषय हिंदी और आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक है काव्य 9 जिनका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। काव्य की समझूती से पहले उनके कवि का परिचय ले तो उनके कवि है त्रिलोचन जी, जिनका जन्म सन 1917 और उनके निधन 2007 में हुआ है। प्रगतिशील काव्यधारा के कवि त्रिलोचन जी का जन्म चिरानी पट्टी कटघरापट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था, जो एक मार्क्स के प्रश्नों में भी हमें पूछा जा सकता है। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी विषय में किया और लाहौर से संस्कृत की डिग्री प्राप्त की और उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया हुआ है। गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन आदि उनके बहुत चर्चित कविता संग्रह रहे हुए हैं। तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सलाह का सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। अब बात करते हैं इस काव्य के शीर्षक की। तो चंपा यहाँ पर एक छोटी सी नटखट शरारती लड़की है। वह थोड़ी भोली है, बुद्धू नहीं है परंतु थोड़ी भोली है और शरारती नटखट ऐसी एक बालिका का यहाँ पर पात्र के रूप से कवि ने नारी शिक्षा के महत्व को समझाने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ पर कवि का मुख्य उद्देश्य क्या है इस काव्य के प्रति, तो आगे हम देखें कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है। अक्षर का अर्थ होता है अक्षर, चिन्हती का अर्थ होता है पहचानना। कवि कहते हैं कि वह शरारती नटखट ग्रामीण लड़की वह थोड़ी अनपढ़ है, वह पढ़ना लिखना नहीं जानती और काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है। इस कविता में एक छोटी सी बालिका के द्वारा या तो नारी शिक्षा को माध्यम बनाकर कवि ने वर्षों पहले भारत के गाँवों में शिक्षा के प्रति जो अनभिज्ञता का चित्रण था उनको हमारे सामने रखने का उन्होंने प्रयत्न किया है। तो साथ साथ इस कविता के माध्यम से या तो चंपा के पात्र के माध्यम से कवि ने नारी के लिए शिक्षित होने की आवश्यकता को बल प्रदान दिया गया है। यहाँ पर दी गई जो हमारी कविता है यानी कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में गाँव की एक अनपढ़ लड़कियों और सामान्य जन को नायकत्व प्रदान किया है। इस कविता में चंपा की मनोभावना एवं जीवन पद्धति के प्रामाणिक चित्रण हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। चंपा कौन है, तो चंपा एक छोटी और नटखट लड़की है। कवि उसे पढ़ने की प्रेरणा देते हैं तो उसने शिक्षा की अहमियत को समझ लिया है। चंपा के माध्यम से कवि ने गाँवों की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा का निरूपण किया गया है, जो इस कविता का सार है। जिनके पति पत्नियों को छोड़कर अर्थोपार्जन के लिए यानी कमाने के लिए जब परदेश चले जाते हैं और अनपढ़ होने के कारण वे स्वयं ही चिट्ठी पत्र लिखकर उनके पास भेज नहीं सकती है, तब उनकी जो मनोव्यथा होती है, उनका जो त्रासदायक जीवन होता है, उनको समझाने का कवि ने यहाँ पर प्रयत्न किया है। तो यह कविता स्त्री शिक्षा पर भी ज़्यादा भार देती है। सबसे ज़्यादा इस काव्य का महत्वपूर्ण सार देखें तो स्त्री शिक्षा की महत्व को समझाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। तो चंपा सिर्फ चंपा न होकर यह आज की समग्र ग्रामीण नारी चेतना का एक प्रतीक हमारे सामने यहाँ पर है, जिनको काव्य के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयत्न किया है। इस काव्य में कवि क्या कहते हैं, चंपा सिर्फ चंपा न होकर आज की समग्र ग्रामीण नारी चेतना का एक प्रतीक है, यानी कि नारी जागृति का, नारी शिक्षा जागृति का जो महत्व है उसे समझाने के लिए कवि ने इस काव्य का सहारा लिया है, या तो हमें एक संदेश भी दिया है, या तो स्त्री शिक्षा के महत्व को समझाने का यहाँ पर प्रयत्न किया गया है। काव्य की शुरुआत में ही कवि बताते हैं कि चंपा कौन है, तो चंपा एक गाँव की अनपढ़ लड़की है। गाँव का एक चित्रण हमारे सामने यहाँ पर कवि ने लिया है और वे बताते हैं कि चंपा कौन है, तो चंपा एक शरारती नटखट एक बच्ची है। कवि उन्हें जब पढ़ने के लिए कहते हैं तो वे मना कर देती है। काव्य के द्वारा हम उनकी समझूती लेते हैं तो कवि कहते हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है। चंपा एक लड़की का नाम है और अक्षर का अर्थ होता है अक्षर और चिन्हती का अर्थ होता है पहचानना, परंतु कवि कहते हैं कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है, वह उन्हें नहीं जानती है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ तब वे आ जाती है। वह लेखक के पास कवि के पास वो कब आ जाती है, कवि कहते हैं कि जब भी मैं कुछ पढ़ने के लिए बैठता हूँ तब वे मेरे पास आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते होंगे।
कवि कहते हैं कि चंपा एक गांव की छोटी सी बच्ची है और वे अनपढ़ है, पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानती है। और जब भी कवि पढ़ने बैठते हैं तो वे उनके पास आ जाती है, शरारतें करती है। और जब जब भी कवि कुछ पढ़ने लगते हैं तो वह क्या करती है, उनके पास आ जाती है, वह वहाँ आकर चुपचाप खड़ी रह जाती है और सब कुछ सुना करती है। जो जो भी कवि पढ़ते हैं उन्हें सुनती है। कवि बोलकर पुस्तक पढ़ते हैं तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है। उन्हें क्यों आश्चर्य होता है? उन्हें लगता है कि इन छोटे छोटे काले काले अक्षरों से ये सभी स्वर किस किस प्रकार निकलते होंगे। जो भी कवि पढ़ रहे हैं यह हमारे मन के भाव है, यह सभी कुछ जो स्वर से यह किस प्रकार निकलते होंगे, इसलिए उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है। तो वह क्या करती है, कवि के पास आकर चुपचाप खड़ी रह जाती है और जो कुछ भी कवि पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें सुनने का प्रयत्न करती है। और उन्हें आश्चर्य लगता है कि इन काले काले अक्षरों से सभी स्वर किस प्रकार निकल रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ना लिखना जानते हैं, हमें पता है कि उनमें किस प्रकार मन के भावों को लिखा हुआ होता है, पढ़कर हम किस प्रकार समझ सकते हैं। परंतु यह अनपढ़ लड़की है, पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानती है, जो हमारी काव्य का शीर्षक भी है। और ग्रामीण स्त्रियों की अनपढ़ मनोस्थिति का जो वर्णन है वही शीर्षक के द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न किया गया है। आगे कवि कहते हैं कि चंपा कौन है, उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर कौन है? वह एक ग्वाला है जो गायों को चराता है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि वे गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपाए यानी कि 4 पैर वाले जो पशु होते हैं उन्हें कहते हैं चौपाए। चरवाही यानी पशुओं को चराने का काम। चंपा अच्छी है, चंचल भी है, और चंचल का अर्थ है चुलबुली है, ज़्यादा बातें करने वाली शरारती लड़की है, और नटखट भी है। नटखट यानी बहुत ही शरारती है। वे कहते हैं कि चंपा कौन है, तो चंपा सुंदर की एक छोटी सी बेटी है। सुंदर ग्वाला है, वह गाय भैंसे पालता है। चंपा इन जानवरों को लेकर चराने के लिए जाती है। चंपा बहुत अच्छी और भोली लड़की है, वह बहुत शरारती और नटखट भी है। आगे हम देखें तो यहाँ पर 2 मार्क्स का हमारा एक प्रश्न यहाँ पर निकलता है कि वे किस प्रकार उद्यम करती है, वे कैसे कैसे उद्यम मचाती है। तो कवि कहते हैं कि कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम छिपा देती है। जैसे तैसे उस कलम को ढूंढ कर लाता हूँ तो पाता क्या हूँ कि वह कागज़ गायब कर देती है और फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। कवि कहते हैं कि चंपा नटखट लड़की है। कभी कभी जब भी लेखक कुछ लिखने को बैठते हैं या तो पढ़ने को लिखते हैं तो कभी कभी वह क्या करती है, कवि की कलम छिपा देती है। कवि जैसे तैसे परेशान होकर कलम ढूंढ कर लाते हैं तो देखते हैं कि कागज़ ही उन्होंने गायब कर दिया है। बार बार कलम कागज़ ढूंढने में कवि परेशान हो जाते हैं और इस तरह चंपा कवि के कमरे में तरह तरह के कई प्रकार के उद्यम मचाकर कवि को परेशान करने का प्रयत्न करती है। इसलिए कवि उन्हें क्या कहते हैं, नटखट और शरारती बच्ची बताते हैं। आगे वे कहते हैं कि चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। खोदना यानी लिखना, कुछ न कुछ कागज में लिखना। क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे घाटे काम आएगा। कवि है वह उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, या तो स्त्री शिक्षा कितनी आवश्यक है, उन्हें समझाने के लिए वे उन्हें समझाते हैं। जब भी कवि कुछ ना कुछ पढ़ते हैं या तो कागज़ में लिखते हैं तो चंपा उनके पास आ जाती है। फिर वे चंपा कवि से कहते हैं कि तुम दिन भर कागज़ पर लिखते रहते हो, क्या यह काम तुम्हारी नज़र से बहुत अच्छा है? उसकी बातें सुनकर कवि को क्या होता है, हंसी आ जाती है और यह देखकर चंपा चुप हो जाती है। जब कवि उन पर हंसने लगते हैं तो वे चुप हो जाती है। उस दिन जब चंपा आई तो कवि ने उससे कहा, चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे घाटे काम सरेगा। काम हारे घाटे यानी समय आने पर तुम्हें यह बहुत उपयोगी होगा। तो चंपा नाराज हो जाती है। उनकी नाराज़गी एक प्रकार से हमें उनकी पढ़ने लिखने के प्रति जो इच्छा है या तो उनकी नाराज़गी है वे भी हमें दिखाई देती है। तो फिर कवि उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि गांधी बाबा की भी इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। तो यह सुनकर चंपा नाराज हो जाती है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा तो बहुत अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने के लिए किस प्रकार कह सकते हैं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि उन्हें समझाते हैं कि गांधी जी की भी यही इच्छा थी कि सारे देश में शिक्षा का प्रचार हो, देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने। देशवासी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनका मानसिक विकास होगा,
वे स्वतंत्रता का मूल्य और महत्व भी समझ पाएंगे। शिक्षा के लोगों को प्रगति के रास्ते मिलेंगे और देश पिछड़ेपन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए देश के प्रत्येक जन को समुचित शिक्षा मिलनी चाहिए। यह गांधी जी समझाना चाहते थे कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक पढ़े लिखे होने चाहिए। यदि वह पढ़ लिख जाएंगे तो ना कभी किसी से धोखा पाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो ना हमारा देश कभी पिछड़पन में रहेगा। और यदि पढ़ा लिखा आदमी अपने खुद का वह क्या करेगा, मानसिक परिस्थिति का या तो कोई भी परिस्थिति का, चाहे वह खुद का अपनी प्रगति कर सकेगा, अपना विकास कर सकेगा। गांधी जी ने भी यही कहा है कि सब जन पढ़ लिखना जाने। तो जब कभी उन्हें यह समझाने का प्रयत्न करते हैं तो वे कहते हैं कि तुम यह क्या कहते हो, गांधी जी तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, तुमने ही कहा था, तो वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हैं, मैं कभी नहीं पढ़ूंगी। यहाँ पर हमें चंपा की एक विरोध वृत्ति का वर्णन भी हमारे सामने आता है कि अनपढ़ होने की वजह से वे शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाती है और गांधी जी की कही हुई बात को भी वह झूठ बता देती है। आगे कवि कहते हैं कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। वे उन्हें एक स्त्री के परिस्थिति को समझाने का प्रयत्न करते हुए कहते हैं कि ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, गोने यानी कि ससुराल चली जाओगी। गोना किसे कहते हैं, विवाह के बाद की एक रस्म होती है जिसमें वधू को वर पहली बार अपने घर ले जाता है। फिर वे उन्हें समझाते हैं कि कुछ दिन बालम संग साथ रहेगा, बालम यानी पति, फिर वह कलकत्ता चला जाएगा, बड़ी दूर है कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना बहुत अच्छी बात है। कवि उन्हें समझाते हैं कि चंपा पढ़ लेना तुम्हारे हित में ही है। जब भी तुम्हारी शादी होगी तो तुम अपने ससुराल चली जाओगी, विदा होकर वहाँ रहोगी, तुम्हारा पति कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहेगा। फिर यदि उन्हें जीवनोपार्जन के लिए यदि उन्हें कहीं दूर जाना पड़े, परदेश या तो कहीं दूर शहर में जाना पड़े, यदि वह कलकत्ता चला गया तो तुम जानती हो कलकत्ता कितना दूर है। फिर तुम उनके संदेश को कैसे पढ़ोगी, उनको कैसे संदेशा भिजवाओगी, उसके पास कैसे पत्र भेजोगी। इसलिए चंपा तुम्हें पढ़ लेना बहुत जरूरी है। कवि ने उस ग्रामीण स्त्रियों की यहाँ मनोस्थिति को समझाते हुए कहा है कि गांव में कभी कभी अर्थोपार्जन के लिए उनके पतियों को कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है, ना तब उस वक्त वह उन्हें संदेशा भेज पाती है अनपढ़ होने की वजह से, ना उनके आए हुए संदेश को जान पाती है। इसलिए जब उनकी जो दुखद मनोस्थिति है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि तुम पढ़ लोगी तो तुम्हारे लिए भविष्य में कभी न कभी वे उपयोगी होगा। स्त्री की शिक्षा महत्व को समझाते हुए या तो ग्रामीण की अनपढ़ स्त्रियों की स्थिति को यहाँ रखते हुए उन्होंने कहा है कि स्त्री शिक्षा भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। आगे वे समझाते हैं कि यदि वह पढ़ लिख लेगी तो वह अपने खुद का, अपने भविष्य का, अपने बच्चों का वह भविष्य संवार सकती है। वे कहते हैं कि चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी और कहीं मेरा ब्याह हो भी गया तो मैं अपने बालम को अपने साथ ले जाऊँगी, साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर वज्र गिरे और सब कुछ वहाँ सर्वनाश हो जाए। कवि कहते हैं कि चंपा मेरी बात को सुनकर वे गुस्से हो जाती है। आगे कहते हैं, बोली चंपा ने कवि को जवाब दिया, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठ बोलते हो, मैं तो कभी ब्याह करूँगी ही नहीं, लड़कियों को हमेशा यही लगता है। और फिर वे कहते हैं कि यदि मेरा ब्याह हो भी गया तो मैं अपने पति को हमेशा अपने साथ रखूँगी, उन्हें मैं कभी कलकत्ता नहीं भेजूँगी और कलकत्ते पर वज्र गिरे, वह कलकत्ते का सर्वनाश हो। और वे समझाती है कि तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, तो बिना पढ़ लिखे वह उस पत्र लिखेगी और उस पत्र कैसे पढ़ पाएगी। तो वह कहती है कि वह उसे कलकत्ता जाने ही नहीं देगी। वह आवेश में आकर कहती है कि कलकत्ते पर वज्रपात हो जिससे न वो शहर रहे और न उसका पति वहाँ जाने की बात सोचे। चंपा कहती है कि तुम पढ़ लिख कर भी इतने झूठे हो। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि चंपा यह सोचती होगी कि पढ़ लिख कर आदमी कमाने के लिए दूर चला जाता है, इसलिए वह उनके परिवार से, अपने पत्नी से दूर हो जाता है। इसलिए वह कहती है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं है और जब भी यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने पति को कहीं जाने ही नहीं दूंगी, उन्हें अपने साथ रखूंगी और कलकत्ते पर वज्र गिरे, ना वह शहर रहे ना मेरा पति वहाँ जाने की बात सोचे। यहाँ पर अनपढ़ता की वजह से उनके जो विचार है, उनके मन में कभी पढ़ लिखने के प्रति जो आक्रोश है, उन्हें अपने परिवार से बिछड़ने का जो आक्रोश है वह यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये चंपा के पात्र के माध्यम से कवि ने उन गाँवों की अनपढ़ स्त्रियों की मनस्थिति समझाते हुए या तो कवि ने कहा है कि उस वक्त यदि वह पढ़ लिखी होगी तो अपनी परिस्थिति को भी समझ सकती है, अपने पति को संदेश भी भेज सकती है। यहाँ इस प्रकार कवि ने चंपा के पात्र के द्वारा हमें ग्रामीण की उन नारियों के बारे में समझाने का
प्रयत्न किया गया है। आप लोगों ने पूरी काव्य की समझ प्राप्त की है। यहाँ हम देखें तो स्त्री शिक्षा की जो आवश्यकता है उन पर कवि ने ज़्यादातर बल देने का प्रयत्न किया है। पूरी काव्य आप लोगों के सामने है। यहाँ पर उनके प्रश्न के स्वाध्याय में प्रश्न भी दिए गए हैं जिनको हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और यदि आपको सविस्तर प्रश्न में पूछा जाए कि चंपा जो है काव्य के आधारित चंपा पात्र का परिचय दीजिए या तो उनका चरित्र चित्रण कीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे, कविता के माध्यम से उनका चरित्र चित्रण लिखेंगे। नमस्ते।